हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आपको बेसिक्स जो आपने एनसीईआरटी से वन लाइनर पढ़े हुए हैं वह भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अभी इस वीडियो में लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें आप इजीली तरीके से समझने का प्रयास करना, एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी और बहुत जल्दी आपको करवाया जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में बहुत जल्दी ही उन क्वेश्चंस को कर सकें। बच्चों, वीडियो को कंप्लीटली देखना। इससे पहले भी आपका केमिस्ट्री बेस्ड एक वीडियो बना दी थी, उसमें भी 50+ क्वेश्चन थे और आगे भी फिजिक्स बेस्ड आपको एक और वीडियो बना दी जाएगी। तो बच्चों, ये सब आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इन वीडियोस में मिलने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आपने इन पर कमांड अच्छी तरीके से कर ली तो आप ये मानिए 40 आउट ऑफ 40 आप इजीली तरीके से गेट कर पाएंगे, नहीं तो वही 36 38 इतने पे ही रुक जाएंगे। तो इसलिए बच्चों इन वीडियोस को कंप्लीटली वॉच करना, और ज़्यादा नहीं 3 से 4 ही वीडियोस हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग ऑफ द टेम्पररी माउंट ऑफ स्टेन लीफ पील। बच्चों, एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी है और एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि बताया जाता है कि किस तरीके से आप जो है लीफ के अंदर स्टोमेटा को देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप किन किन स्टेप से होकर उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी में भी आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले जो कवर द मटेरियल विद द कवर स्लिप, ट्रांसफर द स्टेन पील टू द क्लीन ग्लास स्लाइड एंड एड अ ड्रिप ऑफ ग्लिसरीन, रिमूव द पील फ्रॉम द वेंट्रिकल सरफेस ऑफ द लीफ। जो बच्चों थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है, थर्ड ऑप्शन सबसे पहले किया जाता है कि जो आपकी लीफ होती है उस लीफ का एक तो डोर्जल सरफेस होता है और एक वेंट्रल सरफेस होता है। वेंट्रल सरफेस ऊपर का सरफेस होता है और डोर्जल सरफेस नीचे का सरफेस होता है। आपसे बोल रहे हैं सबसे पहले ना आप पील को रिमूव करोगे, मतलब छिलका हटाओगे, ऊपर सरफेस से लीफ का छिलका हटाने का काम करोगे। तो थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आएगा, थर्ड जो स्टेप्स है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद बच्चों आपको फिर आपने क्या करना है, आपने थर्ड ऑप्शन वाले देखिए दो ही हैं, एक ए है और एक डी है, और थर्ड के बाद फोर्थ दोनों में आ रहा है। तो इसलिए फोर्थ जो स्टेप है, मतलब पहले सबसे पहले थर्ड स्टेप कैरी होगा, फिर उसके बाद ड्रॉप इट इन द वाटर इन द पेट्री डिशन, एड अ ड्रॉप ऑफ सैफरन स्टेन। फिर इसको आप वाटर में डिप कर दोगे, सैफरन स्टेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद बच्चों फिर आप क्या करोगे, फिर आप सेकंड स्टेप फॉलो करोगे, ट्रांसफर द स्टेन पील टू द क्लीन ग्लास स्लाइड एंड एड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। फिर आप ग्लिसरीन में भी डिप करोगे, देन कवर द मटेरियल विद द कवर स्लिप, फिर आप उसको कवर स्लिप से कवर कर दोगे। तो इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अभी देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपने क्या ध्यान से देखना है कि अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है इन द फिगर गिवन बिलो स्टोमेटा। बच्चों, स्टोमेटा जो आपको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्टिविटी बेस्ड अगर मैं आपसे बात करूं, लगभग हर साल पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो स्टोमेटा की जो आप शेप देख पा रहे हो, ये ओपन है, ये स्टोमेटा खुला हुआ है। आपको कैसे पता चलेगा कब खुला हुआ है कब बंद है? तो बच्चों, अगर बीच में जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, अगर वो ग्रीन पार्ट है तो मान लीजिए वो ओपन है। अगर वो आपका वहां ब्लैक पार्ट दिख रहा होता तो वो क्लोज्ड कंटिन्यू माना जाता, कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए आप सेकंड का ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ध्यान रखना है आपको, सेकंड का ए ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, स्टूडेंट ऑब्जर्व द एपिडर्मल पील ऑफ द लीफ अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। जो आपका लीफ होता है उसका एपिडर्मल छिलके को देखा गया बहुत ही ज्यादा हाई पावर माइक्रोस्कोप में। तो आपको बताना है कौन सा स्केच जो है प्रॉपर होगा। तो बच्चों, इसमें जो सेकंड वाला स्केच है वो प्रॉपर स्केच माना जाएगा। ऐसा क्यों? तो आप इसी वीडियो में देखोगे, बहुत सारे डायग्राम आपको दिखाएंगे हम आपको स्टोमेटा के, तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम बी ऑप्शन को क्यों जो है कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखने हैं, ट्रांसपिरेशन। बच्चों, एक बहुत ही बेसिक सी बात जो आपने 9th में भी पढ़ी है, ट्रांसपिरेशन हो या ट्रांसलोकेशन हो। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट, बिल्कुल। प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट, बिल्कुल, बोथ ऑफ दिस। तो बच्चों फोर्थ का बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोथ ऑफ दिस, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ट्रांसपिरेशन जो जिसकी हेल्प से जो है आपका प्लांट टेम्परेचर मेंटेन भी रखता है। इन फिगर ए फिगर में आपको देखना है और बताना है। देखिए, ए फिगर से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन है, 5th बी, 6th बी और 7th बी। पार्ट 1 क्या रिप्रेजेंट करता है?
पार्ट 1 बच्चों आपका एपिडर्मल सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो फिफ्थ का जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, फिफ्थ का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिक्स्थ वाले में बोले तो सेकंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों वो ग्वाड सेल को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखना है, सेकंड पार्ट आपको ग्वाड सेल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। स्टोमेटा आर इन, तो ये स्टोमेटा क्लोज्ड पोजीशन में है, मैंने आपको अभी बताया था सेकंड क्वेश्चन में ही, तो आपने ध्यान रखना है, सेवेंथ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो स्टोमेटा का मूवमेंट होता है वो किससे प्रभावित होता है, तो लाइट से होता है, टेम्परेचर से होता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो बच्चों ऑल ऑफ द अबव हो जाना है, ऑल ऑफ दीज हो जाना है इसका ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द करेक्ट प्रोसीजर टू प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ स्टेन लीफ एपिडर्मिस, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। टेक अ पील ऑफ लीफ, स्टेन इट विद सैफरन, ट्रांसफर द पील टू स्लाइड, रिमूव द एक्सेस स्टेन, पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही कॉपी क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान रखना है ए ऑप्शन सही है। इन मोनोकोटिलेडोन्स प्लांट्स ग्वाइड सेल्स आर, बच्चों मोनोकोटिलेडोन या डाइकोटिलेडोन आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, इनमें आपको बताना है ग्वाइड सेल्स की क्या जो है शेप रहती है, तो बच्चों किडनी शेप्ड रहते हैं, भले मोनो हो भले डाई हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि मोनो और डाइकोटिलेडोन प्लांट्स में जो ग्वाइड सेल की शेप होती है वो कैसी होती है, किडनी की तरह होती है। देखिए 11th क्वेश्चन में बोल रहे हैं स्टूडेंट ड्रॉ द फॉलोइंग स्केच ऑफ द स्टोमेटल apparatus एंड न्यूमरस द पार्ट ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी वीडियो में, पहला जो पार्ट है बच्चों वो आपका एपिडर्मल सेल को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो है वो आपको ग्वाइड सेल को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड वाला जो आपका ओपन पार्ट को दिखा रहा है, और फोर्थ वाला बच्चों आपको क्लोरोप्लास्ट को दिखा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको फोर्थ वाले पार्ट के विषय में डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पूछा जा रहा है आपसे। क्लोरोप्लास्ट को कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों फोर्थ वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है क्लोरोप्लास्ट को, आपको गलत नहीं करना है, ध्यान रखना है। इन कॉटिलेडोन्स अभी अभी मैंने आपको बताया किडनी शेप्ड होता है, तो 12th का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टोमेटा आर मीन्ट ऑफ फॉर गैसियस एक्सचेंज, बिल्कुल, आर द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल, तो 13th का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन फिगर 1, इन फिगर सोन 1 रिप्रेजेंट, तो ये तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोमेटल ओपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 14 का सी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बोला है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दरमियान जो स्प्लिटिंग होता है, पानी का जो टूटना होता है वो किस की हेल्प से होता है, तो बच्चों फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट की हेल्प से होता है, इसलिए फोटो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना, तो फोटोलाइसिस की वजह से होता है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अ लीफ फ्रॉम द डिसचार्ज्ड प्लांट इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर स्टेन, देखो एक एक लीफ है, उस लीफ को जो है आपने ले लिया है, प्लांट से अलग कर लिया है, और उस पर आप ब्लैक पेपर से उसको कवर्ड कर देते हो, एक साइड को, दोनों साइड को, तो आपको बताना है कि स्टार्च टेस्ट 8 घंटे के बाद आपको किस तरीके से दिखेगा, तो बच्चों ऐसा है, जब आप उसको ब्लैक पेपर या किसी अनदर पेपर से कवर्ड कर दोगे दोनों सरफेसेस को नीचे और ऊपर, तो वहां पर स्टार्च नहीं बनेगा, बाकी के अदर पोर्शन में स्टार्च फॉर्म होगा। तो स्टार्च कहाँ नहीं बन रहा है, किस लीव में नहीं बन रहा है, तो वो बी है, बी वाला जो डायग्राम है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्च जो है फॉर्म नहीं होगा जो उस पार्ट पर जहां पर आपने कवर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका मान लीजिए कि आपके एग्जाम में 99 to 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में इवॉल्व होती है वो कहाँ से आती है, तो बच्चों H2O से आती है, थर्ड का सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स वर struck to cover a portion of a leaf of a de-starched potted plant with opaque paper as shown in figure, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चन से लिंक्ड है। बोल रहे हैं कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें आप जो है डी-स्टार्च्ड पॉटेड प्लांट की लीफ को कवर्ड कर देते हो, ए पार्ट में आप कवर्ड करते हो रेड स्ट्रिप से, अच्छा नीचे डायग्राम भी है, और बी वाले में ग्रीन से करते हो, सी वाले में ब्लू से, और डी वाले में ब्लैक से करते हो। तो आपको बताना है व्हेन स्टार्च टेस्ट वाज डन ऑन द लीव्स आफ्टर 4 आवर, 4 घंटे के बाद अगर आप देखते हो तो रिजल्ट शोन ऑन द स्टार्च, किस क्या रिजल्ट दिखेगा, क्या पोर्शन कवर्ड विद रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू स्ट्रिप जो है वही वहां पर ही कोई स्टार्च नहीं दिखेगा, या पोर्शन कवर्ड विद ग्रीन स्ट्रिप पर कोई स्टार्च नहीं दिखेगा, या पोर्शन कवर्ड विद ब्लैक एंड ब्लू स्ट्रिप नहीं दिखेगा, एनी ऑफ द कवर्ड पोर्शन, कुछ भी अगर आपने कवर्ड कर दिया है तो वहां पर आपको स्टार्च नहीं दिखेगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाना है। अगर आप किसी भी लीफ को लेकर अगर आप जो है किसी भी पार्ट से कवर कर देते हो तो वहां पर आपकी सनलाइट पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपका
का स्टार्च वहाँ फॉर्म नहीं होगा। तो ये टेस्ट करते हैं बच्चों हम किस लिए, कि ये पता करने के लिए कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। तो इसलिए फोर्थ का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम है, डायग्राम आप इजीली तरीके से देख लीजिए। डायग्राम को देखने के बाद अब देखिए बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि फिफ्थ में द अबव एक्सपेरिमेंट सेटअप डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी अभी मैंने आपको बताया ये डायग्राम जो है ये वही बताने का प्रयास कर रहा है जो ऊपर हमने 2 क्वेश्चन स्टडी किया है। तो आपने ध्यान रखना है सनलाइट जो है बहुत आवश्यक होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए, यही बताने का प्रयास ये डायग्राम कर रहा है। तो फिफ्थ का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लाइट रिएक्शन स्टेप टू द डार्क रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में वो किस फॉर्म में होती है। तो एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में होती है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो बच्चों C6H12O6 और 6O2 फॉर्म होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। तो इसलिए सेवेंथ का बी ऑप्शन सही है। Teacher instruct to student to place a healthy potted soil flower plant in a dark room for 24 hours prior to an experiment on photosynthesis. The purpose of placing it to a dark room. एक टीचर ने एक विद्यार्थी को कहा कि आप एक फ्लावर प्लांट को 24 आवर्स के लिए धूप से दूर रखिए। ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो लाइट होती है वो एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अभी देखते हैं टू इंक्रीज द इंटेक ऑफ C2 टू एक्टिवेट द क्लोरोप्लास्ट टू डिस्टार्च द लीव्स। तो उन टीचर ने उस विद्यार्थी को उस प्लांट को दूर रखने के लिए कहा क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि अगर धूप से अगर उस प्लांट को अगर आप दूर रखोगे तो वहाँ स्टार्च जो है धीमे धीमे खत्म होता चला जाएगा। तो डिस्टार्च द लीफ, वो ऐसा इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि लीफ में से स्टार्च जो है खत्म हो जाए। तो एट्थ का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट, एक स्टार्च टेस्ट परफॉर्म किया गया ऑन अ लीफ। सम स्टेप्स इन्वॉल्व आर शोन बिलो। कुछ स्टेप्स फॉलो किए गए। बच्चों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं कि लीफ इन बॉइलिंग वाटर, लीफ इन इथेनॉल। देखिए ये भी टेस्ट आपको रिमेंबर रखना है। इस टेस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर में लीफ को जो है रखते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप फर्स्ट है। उसके बाद आप क्या करते हो, अब उसके बाद आपने जो लीफ बॉइलिंग वाटर में रखी थी उसको उठाकर आप एल्कोहल के कंटेनर में पुटअप कर देते हो। तो इसके बाद में एल्कोहल मतलब इथेनॉल। तो फर्स्ट स्टेप के बाद थर्ड स्टेप फॉलो किया जाएगा। उसके बाद उस लीफ को लेकर आप रूम टेम्परेचर पर वाटर में पुट कर देते हो। फिर फोर्थ स्टेप फॉलो किया जाएगा, फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, तो आपका जो है ये जो है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंट को भी और इसके आंसर को भी। 10th क्वेश्चन है बच्चों, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस अ स्टूडेंट फिक्स्ड अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ अ बोगेनविलिया लीफ इन मॉर्निंग। बच्चों ऐसा है, एक बोगेनविलिया एक लीफ, एक प्लांट का पार्ट, प्लांट का नाम है जिसकी एक लीफ ली आपने और उसके डोर्सल सरफेस पर आपने ब्लैक पेपर रख दिया। डोर्सल मतलब नीचे वाले सरफेस पर आपने एक पेपर रख दिया। इन द इवनिंग, जब आपने इवनिंग में देखा तो स्टार्च को आप देख रहे हैं। तो बताना है डोर्सल सरफेस ऑफ द लीफ वाज वाइट, तो क्या वो वाइट हो जाएगा। और वेंट्रल सरफेस टर्न ब्लू, जो ऊपर वाला सरफेस है वो ब्लू हो जाएगा। बोथ द सरफेस कवर्ड पोर्शन रिमेन वाइट, तो दोनों सरफेस वाइट हो जाएंगे। द एंटायर लीफ टर्न ब्लैक, ब्लू ब्लैक, जो पूरी जो सरफेस है, जो एंटायर लीफ है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी। द एंटायर लीफ रिमेन वाइट। तो देखो ऐसा है, अगर आपने किसी भी लीफ के नीचे वाले पार्ट को अगर आपने डोर्सल सरफेस को कवर्ड कर दिया है तो ऊपर वाला सरफेस तो खुला हुआ है ना, तो आपका जो है उसमें स्टार्च फॉर्म होगा। स्टार्च फॉर्म होगा तो आपकी जो पूरी लीफ है वह जो है एंटायर लीफ टर्न ब्लू ब्लैक, तो वह ब्लू ब्लैक फॉर्म में हो जाएगी। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग बढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस द लीफ इज बॉइल्ड टू अल्कोहल। अल्कोहल में बॉयल किया जाता है जैसे हमने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि अल्कोहल बहुत ही फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी जलने वाला सब्सटेंस होता है। तो 11th का डी ऑप्शन सही है। आपको ध्यान रखना है कि वहाँ अल्कोहल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो फ्लेमेबल होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कितने स्टेज में डिवाइड किया जाता है, तो दो मेन स्टेज होती हैं। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, दो मेन स्टेज होती हैं।
तो अभी एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन स्टेज होती है और एक कैल्विन स्टेज होती है, रिमेंबर रखना है, 2 ही स्टेज होती है। फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, ज्यादा किस में होती है, तो रेड कलर्ड में होती है, रेड एंड ब्लू लाइट में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कम किस में होती है, ग्रीन में होती है, तो आपको गलत नहीं करना है। 13th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एटीपी मैं बता चुका हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, बी ऑप्शन सही है 14th का। फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन ग्रीन लाइट, तो 15th का बी ऑप्शन सही है। देखिए 16th क्वेश्चन को करते हैं। बोल रहे हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट देखना है और एक्सपेरिमेंट देखने के बाद अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर इन द अबव टेस्ट इंडिकेट, ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आपको बताना है कि अगर लीफ ब्लू ब्लैक हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है ना। मेन रोल ऑफ क्लोरोफिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज, तो क्लोरोफिल का मेन रोल जो है वो आपका लाइट को एब्जॉर्ब करना भी होता है, फोटोकेमिकल कन्वर्जन भी होता है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो है 17th के सी और डी ऑप्शन दोनों ही सही है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, या तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा गया तो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि बोथ सी एंड डी, अगर नहीं है और आपको दोनों ही ऑप्शन गिवन है तो आप फोटोकेमिकल के साथ जाना, अगर फोटोकेमिकल नहीं है तो आप टू एब्जॉर्ब लाइट के साथ जाना। अभी यहाँ पर आप डी ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देना। 18th क्वेश्चन सुनिए, a part of de-starched leaf of a potted plant was covered with the black paper strips on both sides and the plant was kept in sunlight for 8 hours। वही आपने एक पत्ती ली और उस लीफ को तोड़कर आपने थोड़े टाइम के लिए मतलब डार्क रूम में रखा और उसके ऊपर आपने ब्लैक पेपर ऊपर और नीचे ब्लैक पेपर एक साइड में रख दिया। अब उसको आप 8 घंटे के लिए अगर सन के सामने पुट करते हो तो लीफ वॉज देन टेस्टेड विद आयोडीन आफ्टर बॉइलिंग इट, फिर वो पूरे प्रोसेस किए गए कि उसको अल्कोहल में डाला गया, फिर आयोडीन सॉल्यूशन में भी। तो अब आपको बताना है ओनली द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक, जिस पर कवर्ड नहीं था वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब वहां स्टार्च बना, और जहां पर कवर्ड थी वहां स्टार्च नहीं बना, सिंपल सी बात है। द इन्फ्रेंस इज दैट CO2 इज नेसेसरी, नहीं, लाइट इज नेसेसरी, बिल्कुल। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए डिजाइन किया जाता है ये पता करने के लिए कि लाइट नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। 18th का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 19th है, कंपनसेशन पॉइंट रेफर्स टू, कंपनसेशन क्या बताता है, ये बताता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के। तो ये थोड़ा सा एक एनसीईआरटी से हटकर है, आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी से हटकर मतलब क्या बच्चों, आपको ना जैसा एसएसटी का एग्जाम आया है बच्चों ने बताया है, तो उन बिहार पर अगर हम देखते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, और एनसीईआरटी को रीड करने के बाद जितने भी रिएक्शंस हैं, जितना भी ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, वो सब आपको पहले अच्छी तरीके से पढ़नी है। उसके बाद आपको किसी एक्स्ट्रा रिफ्रेशर बुक की तरफ बढ़ना है। रिफ्रेशर बुक आप एसटन पढ़ सकते हैं, देन आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करें जो इस वीडियो में आपको करवाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको आना बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं, 4 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, 2 बन चुकी हैं, 2 और आपको दे दी जाएंगी, तीसरी वीडियो यह है, इसके बाद फिजिक्स की। और इन क्वेश्चन से आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, जो सिंपल या एवरेज या टफ क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे बाहर कोई भी नहीं रहेगा, विश्वास रखना है। क्वेश्चन 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बतानी है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, आप देखते ही इसको टिक लगा दोगे। क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, रेडिएंट एनर्जी और ग्लूकोज भी है, CO2 H2O भी है। 21 क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। बच्चों लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में जो एनर्जी आती है वो एटीपी की फॉर्म में आती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सनलाइट की फॉर्म में मत जाना। 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देंगे, तो इसलिए आप गलत नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आप एनसीईआरटी प्लस से जुड़े हुए हैं। 22 क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड, फोटोसिंथेसिस किस चीज की रिक्वायरमेंट करती है, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों की करती है, तो इसलिए इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, रेस्पिरेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपने एनसीईआरटी में स्टडी की भी होगी, रिएक्शंस भी पढ़ी होंगी। रेस्पिरेशन इज अ कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंबशन का ये जो है कंट्रोल्ड वर्जन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंबशन जो है एक फास्ट प्रोसेस होती है, जबकि रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस होती है एज कंपेयर टू कंबशन, तो ये कंबशन का एक कंट्रोल्ड वर्जन होता है।
गैस इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो कौन सी गैस इवॉल्व करते हो? CO2 गैस इवॉल्व करते हो, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, एंजाइम्स किस प्रोसेस में? ब्रीथिंग में नहीं, कंबशन में नहीं, बोथ नहीं, नन ऑफ दीज। तो एंजाइम्स किस में पार्टिसिपेट करती हैं? रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, गलत मत कर देना। एंजाइम्स रेस्पिरेशन में करती हैं, वो एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेशन इंक्लूड, रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग भी आता है विच इन्वॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन भी आता है। तो फिफ्थ का ए और बी ऑप्शन दोनों सही है बच्चों। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर सकता है, तो आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एटीपी, यहाँ पर ये फिर आ गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आपको गलत नहीं करना है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन गेट्स स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो आपने ध्यान रखना है एनर्जी जो है एटीपी मॉलिक्यूल में स्टोर होती है। ऑक्सीजन रेगुलेट रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ऑक्सीजन अगर है तो एरोबिक और नहीं है तो एनारोबिक, गलत मत करना। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द एंड प्रोडक्ट रिलीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ दिस, तो तीनों ही पॉइंट सही है, इसलिए आप डी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर तो नहीं फॉर्म होता है एनारोबिक में, इथाइल अल्कोहल होता है, लैक्टिक एसिड भी होता है, बोथ बी एंड सी, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो यीस्ट एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, आप गलत मत करना। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? यीस्ट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड मिनिमम नंबर ऑफ एटीपी, बहुत कम नंबर ऑफ एटीपी किस में फॉर्म होते हैं? मे बी 2, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, इसको भी गलत मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द टर्म इज मोर कॉमनली यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनारोबिक, फर्मेंटेशन, लुईस पास्चर आपने 8th में स्टडी किया होगा, तो ध्यान रखना है 14th में फर्मेंटेशन है जो एनारोबिक की रिप्लेस में यूज किया जाता है। Which of the following represent anaerobic respiration, किसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपने ध्यान रखना है, यहाँ अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, इथेनॉल आपने ऊपर ही स्टडी किया था, और CO2 भी फॉर्म हो रहा है, एनर्जी भी फॉर्म हो रहा है, तो आपका ना सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपको C2H5OH भी देखने को मिल रहा है, मतलब इथेनॉल। तो बच्चों ये हुए आपके कंप्लीट बायोलॉजी के प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बेस्ड MCQ क्वेश्चन। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपकी हेल्प करते हैं, आपके फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर्स सबकी हेल्प करते हैं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना, कंप्लीटली वॉच करना, इससे पहले वीडियोस भी देखना और आगे आने वाली वीडियोस भी आपको देखनी है। देखने के बाद आपका बेसिक्स जो है रिवाइज हो जाएंगे। कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो आप क्वेश्चन बिना पढ़े गलत भी कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो कंप्लीटली वॉच करना। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए NCERT प्लस के साथ। दैट्स इट।